बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास से मैं मुखातिब हूँ मोहम्मद अमीन, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर 9 से सेकंड लेक्चर है। हम एक लॉ ऑफ, अब इसके लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे लफ्ज़ रिलेशनशिप है और ये जो एग्जाम्पल बयान की जाती है इस आम तौर पर ये बयान की गई है आपकी बुक के अंदर भी, वहाँ पर इसे रिलेट किया गया और एक इक्वेशन आम तौर पर जो लिखी गई है a प्लस बी है ये रिएक्टेंट है और c प्लस डी जो है ये प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको कंसिडर करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जब देखते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, और जनरल रिएक्शन के तहत जो है वो हम लेते हैं। जनरल रिएक्शन में हम मोल, नंबर ऑफ मोल जो है वो राइट करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस होती है। तो बैलेंस इक्वेशन की सूरत में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और उसके साथ स्मॉल ए है, बी के साथ स्मॉल बी है, और सी के साथ स्मॉल सी है, और डी के साथ स्मॉल डी है। तो ये जनरल रिएक्शन जो है इसमें स्मॉल ए बी सी डी जो है ये उनके नंबर ऑफ मोल जो है उनको ज़ाहिर करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन जो है यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आती है रिएक्शन इस डेफिनेशन के अंदर। तो ये डेफिनेशन जो है वो सिर्फ अगर आपसे जनरल रिएक्शन के से कैलकुलेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहें तो फिर आपने ये डेफिनेशन देनी है, वो पहले वाली डेफिनेशन आपने नहीं देनी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास जो है वो इस तरह है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स reactant raised to the power equal to the number of moles in balanced equation। इस बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई में है द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट है, रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये इस तरीके से आपने इसको एक, या जब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जनरल इक्वेशन के मुताबिक जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में आप देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पावर की सूरत में है, बी का भी बी पावर है, और इसी तरह हम जब इसे इक्वल में बदलते हैं तो ये इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट बी रेज टू द पावर पी स्मॉल। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसी तरह हमने सी और डी के लिए ये प्रोडक्ट के लिए लिख दिया है, और रिवर्स रिएक्शन में उसी तरह हमने इसको आर जो है ये इक्वल बना लिया है। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम स्टेट में आर एफ इज इक्वल टू आर है, और इन दोनों की कीमतें जो हैं वो आप दोनों तरफ लगाने के बाद ये के एफ और के डिवाइडेड बाय के आर जो है वो इक्वल लिख देंगे, और इस तरह ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। और यहाँ पर के एफ डिवाइडेड बाय के आर जो है वो के सी
के मुताबिक जो है वो आप कर सकते हैं, वेयर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के सी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और इसके मुकम्मल तौर पर जो है ये ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह कैलकुलेशन अगर जो आपसे पूछ जाएंगी वो भी आप ले सकते हैं। नाउ कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता, वो केसी के कौन से एस्पेक्ट हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 6 एस्पेक्ट जो है वो रिटर्न कर दिया, और इनको मद्देनज़र रखना होगा कि क्या नंबर 1, बाई नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू Kc कैन बी कैलकुलेटेड। अब जब आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस होगी, आप उस बैलेंस इक्वेशन में उन न्यूमेरिकल वैल्यू जो इक्वेशन की हैं वो सारी रख के और उसके बाद Kc को कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेकेंड, द Kc ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर इसका इन्हिसार होता है। तो टेम्परेचर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पर असरअंदाज होता है। तो ये सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, वैसे तो प्रेशर भी होता है और भी मतलब उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर से भी रिलेट होता है, और इसलिए काउंटेबिलिटी में जो है वो हम टेम्परेचर को ले आते हैं। तो इट इज तीसरे नंबर पर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर ये डिपेंड नहीं करते, यानी उसमें हम जो भी रखेंगे वो उसका कोई ऐसा ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। नाउ वी हैव द फोर्थ वन, और फोर्थ में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम जो इस यूनिट के प्रॉब्लम है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो यूनिट नहीं होता, या बाज़ औक़ात यूनिट जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है और बाज़ औक़ात उसे इन्वर्स लेना पड़ता है। तो जैसे ये Kc हैज़ नो यूनिट, ये उस वक़्त होता है व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, यानी दोनों तरफ जो हैं वो इक्वल होंगे। मोलों की तादाद जो है रिएक्टेंट के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मोलों की तादाद हम जमा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद द सेकेंडली द प्रोडक्ट के मोलों की तादाद अगर बराबर हो जाए तो कोई यूनिट नहीं होगा। When the number of moles of reactant and product is not equal, जब ये नहीं होता तो इन बैलेंस इक्वेशन में तो उस वक़्त Kc ऑफ कोर्स हैव यूनिट, और ये यूनिट जो है मैंने आपको इनवर्स पोजीशन में भी हो सकता है, और ये इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है एज सच। तो यहाँ पे बाई नोइंग, अब जो 5वें नंबर पर उसका एस्पेक्ट, उसके पहलू जो हैं उसको नुमाया करें, और ये ज़हन में रखने के लिए ज़रूरी है कि Kc जो है वो हमें क्या शो कर रहा है। बाई नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन, इसको जब हम जान लेते हैं कि ये है जी, तो फिर हमारे पास 2 रास्ते जो हैं वो मौजूद है। ये हम क्या चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें, और ये प्रेडिक्शन जो है वो 2 तरह होगी। एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के किस तरफ है, फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, तो या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया, और ऐसी सूरत हाल को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी पेशगोई कर सकते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है कैन बी प्रेडिक्टेड, वो किस हद तक जो है, और फिर ये है कि इक्विलिब्रियम से हाउ फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यानी Kc से कितना दूर है या कितना मतलब हमें कोई और वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये 6ठे नंबर पर Kc इज द रेशो,
अब यहाँ पे इसको रेशो के तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा। केसी इज रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट की उसकी पावर जो है वो लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो हमें हासिल होने वाली जो पैदावार होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट ये जो है यहाँ पर एस नहीं लगा और ये एस लगना है। प्रोडक्ट इस पहले वाले प्रोडक्ट में एस लगना चाहिए था, यहाँ पे एस होना चाहिए था ताकि हमें जो पैदावार है उसका वो जितनी भी है वो जाहिर हो सके। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। 2 जो है वो शो करता है कि ये रेशो जो है बटे में आ जाती है। और इसलिए ये जो लाइंस लगाई हैं इनका कोई नहीं, सिर्फ वाजे करने के लिए कि 2 के साथ जो है ये रेशियो का तस्वर आपके सामने आता है या फ्रैक्शन का, कॉमन फ्रैक्शन का आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये प्रोडक्ट, ये लफ्ज़ जो प्रोडक्ट है इसका मैंने है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। द नेक्स्ट हम इस लेक्चर को जारी रखते हैं और ये हमने 3rd लेक्चर बनाया था, लेकिन ये लेक्चर को भी मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। देखिए जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे, इम्पोर्टेंस ऑफ कैसी में कैसे देखते हैं, जो अहमियत इसकी क्या है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड by inserting the concentration of reactant and product in equilibrium expression, and we obtain the value called reaction quotient। तो ये बड़े वेरी सिंपली, यानी आपने QC की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, QC is useful because it predicts the direction of the reaction by comparing the value of QC और KC को हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर आप देखें यहाँ पे ये सिचुएशन 3 दी गई हैं, तीनों में QC अगर ये स्मॉलर आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जा रहा है, तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट वेरी निग्लिजिबल होते हैं। तो सेकेंडली अगर QC की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और ये रिवर्स डायरेक्शन में जब जाएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्टेंट बहुत कम है। और यहाँ पे तीसरी पोजीशन में QC इक्वल टू KC के बराबर अगर ये आ जाती है तो इसका फिर हम ये पेशगोई ले लेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसकी एग्जांपल एक आपको देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जब ये हाइड्रोजन, तो इसकी KC की जो कीमत है वो 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इसलिए QC रनिंग प्रोसेस उस वक्त हम विड्रॉवल ऑफ द सैंपल जो देखते हैं तो 0.8 QC की कीमत जो है वो आ रही है। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो QC is smaller than KC, it require more concentration of product। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो हैं वो अभी बने हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा रहा है, और यानी अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है और प्रोडक्ट जो हैं वो नहायत कलील और कम जो हैं वो मौजूद हैं।
तो नेक्स्ट हम एक और प्रेडिक्शन को लेते हैं। तो ये प्रेडिक्शन जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस हद तक कोई रिएक्शन जो है वो चलेगा। तो केसी इंडिकेट टू विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। हमने ये केसी ये बताता है कि किस हद तक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये एक इमेज हमें जो मिल जाता है, तो इससे हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं और समझने के काबिल हो जाते हैं। केसी मेजर्स हाउ फार ए रिएक्शन प्रोसीड बिफोर द एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से पहले जो है वो कितनी देर के बाद जो है ये लेगा और कितना टाइम लेगा, तो इस बात को हम समझ सकते हैं। देर आर 3 पॉसिबिलिटी और वेरी इजी। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वेरी लार्ज अगर केसी की वैल्यू जो मौजूद होती है तो उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो जब ये लार्ज होगी तो उस वक्त मतलब ये कि कंप्लीट हो गया, यानी प्रोडक्ट सारे बन चुके हैं, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है। और फिर हम दूसरी अंडरस्टैंडिंग जो लेते हैं, वेरी स्मॉल अगर केसी की वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, और इसकी कंप्लीशन जो है नहीं होगी और ये वेरी स्लो प्रोसेस में है और इसमें सारे रिएक्टेंट जो हैं वो मौजूद हैं और प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमें जब केसी की वैल्यू जो है वो मॉडरेट नजर आती है तो हम ये उस वक्त ये कहते हैं कि रिएक्शन इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल को समझने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि आपने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया। तो अमोनिया के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अमोनिया की ये रिएक्शन जो है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और क्लोज, ये इसके लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं केसी तो वो 3 × 10⁻⁹, दैट इज़ वेरी स्मॉल और बहुत ये लेस है। और इस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोडक्ट जो बनेंगे वो वेरी लेस होंगे, बहुत थोड़े होंगे। तो इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रिएक्शन जो है हमारे लिए मतलब किस हद तक सूट करता है, हमें किस हद तक मतलब जो है वो समझने में मदद दे रहा है। तो आइए अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर चलते हैं। और जब हम एक्सरसाइज पर देखते हैं तो पहले जो MCQs में आ रहा है, करेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शंस are many. Characteristic of reversible reaction are many, बहुत से हैं जी। तो लेकिन एक्सेप्ट फॉलोइंग वन, तो एक वो है जो उस करेक्टरिस्टिक में शामिल नहीं। तो एक एक को रीड कीजिए। प्रोडक्ट नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, तो ये तो वही रिवर्सिबल रिएक्शन की खूबी नहीं है। और दे नेवर कंप्लीट, वो कभी कंप्लीट नहीं होते, ये बात लगती तो है और ये उनकी करेक्टरिस्टिक से ये नेवर कंप्लीट होते हैं। और फिर दे प्रोसीड इन बोथ वे, ये दोनों तरफ चलते हैं। दे हैव ए डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल ये तो इसका मतलब है जो ए लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म, वो तो रिकम्बाइन होते हैं जी। तो ये इसका ए आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इन द लाइन किनन द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है
तो लाइम किनल जो उसने ये संगमरमर है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हीट किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर इसको जो है वो हीट कर दिया जाता है और डीकम्पोजिशन होती है। और इसकी फॉर्मेशन के लिए जब हम देखते हैं गोज टू कंप्लीशन, बिकॉज अब ये ढूंढना है, ये कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, और ये ऊपर जो उसने सिंगल एरो दिया हुआ है उसको भी आप देखें, कंप्लीट रिएक्शन की ये इक्वेशन दी गई है। तो ऑफ हाई टेम्परेचर, अब ये क्या गोज टू कंप्लीशन हाई टेम्परेचर पर, ये इसको कंसिडर नहीं किया जाता। और जबकि कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज नॉट स्टेबिलिटी, इसकी जो है स्टेबिलिटी की तरफ ये ध्यान नहीं जाएगा, जिसमें हम ये बात समझ सकें गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट होगा। तो कंप्लीशन उस वक्त होगा जब ये ओपन में होगा, और उसमें जब डीकम्पोजिशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूसली, और ये मुकम्मल तौर पर एटमॉस्फेयर में दाखिल होती चली जाएगी। और इस तरह कैल्शियम इज नॉट डिसोसिएशन है अनदर थिंग, और ये तो पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड की होती है। तो यहाँ पे इस लिहाज से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीशन के लिए यहाँ ओपन में हो रहा है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो सी है इसका। फॉर द रिएक्शन, अब ये एक रिएक्शन उसने दे दिया, और इस सूरत में उसने जिस तरीके से भी उसको दिया है रिएक्शन, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, कैसी की वैल्यू क्या होगी। देखिए जी, यहाँ पर ए और बी ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये रिएक्टेंट तो ऊपर नहीं आता है जी। यहाँ दूसरे में भी, बी में भी रिएक्टेंट जो हैं वो ऊपर लिखे हैं, तो यहाँ उसने ये दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट जो हैं वो उनको लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो गलत लिखी हुई है वो ये है कि 2 को साइड ए की साइड पे मल्टीप्लाई किया गया और सी को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। इट्स रॉन्ग, और ये ऐसी सूरत हाल में नहीं लिखा जा सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ हम अगर लिखते हैं तो वो डी सूरत में आएगा। डी सूरत में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर की सूरत में हमने दे दिया, और यहाँ पर सी जो है ये प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, और इस डी को हम करेक्ट करेंगे। व्हेन, अब इस नेक्स्ट पे जा रहे हैं चौथे नंबर पर। व्हेन ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये यहाँ पे व्हेन से मुराद कब, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई सिस्टम कब जो है होगा, तो इसके लिए उसने द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। तो बेटा ये तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी इक्वल नहीं हुए, कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन अब इसमें अपोजिंग ये लिखा हुआ है, द अपोजिंग रिएक्टेंट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो देखिए जी, रिएक्शंस ये अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स ये स्टॉप हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टॉप नहीं होते भाई, ये तो चलते रहते हैं, और यहाँ पे इक्वल रेट के साथ चलते हैं। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो, तो इट आल्सो नॉट सुटेबल फॉर आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है, तो लास्ट डी जो है वो आपको बताएगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। जब इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इस पांचवें नंबर पर आते हैं, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में अब वहाँ कौन सी बात जो है वो करेक्ट नहीं, तो एक उसने गलत लिखनी है, बाकी तीन जो है वो सही होंगी। द रेट ऑफ
रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात दुरुस्त है जी। एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, इट्स आल्सो करेक्ट। तो एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज आल्सो करेक्ट। और ये डी वाला जो है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये देखिए एक्टिव मास से मुराद टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस नहीं है, वो तो रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर एक्टिव मास का मतलब जो है वो मोलर कंसंट्रेशन होता है। और ये डी जो है इसको टेक करेंगे, और ये इनकरेक्ट बात है उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो ऊपर बयान की गई है। यहाँ पे छठे नंबर पर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस सी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। अब केसी की वैल्यू जो है वो इंडिकेट हो तो ये किस हद तक, ये उसको हमने लेना है, क्यूसी की बात तो है ही नहीं, तो या डायरेक्शन की बात नहीं है, ये सिर्फ हमने लेना है कि अगर केसी की लार्ज ये इंडिकेशन अगर आपको मिलती है, लार्ज वैल्यू मिलती है, तो क्या आप देखते हैं कौन सी बात दुरुस्त होगी। द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। तो देखिए ये अगर आप लार्ज होगी तो उसमें ये बात तो बेटा दुरुस्त लगती है, रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट, तो इसमें तमाम रिएक्टेंट नहीं होंगे। और यहाँ पे सी में भी आप देखें तो रिएक्शन हैज नॉट गॉन टू कंप्लीशन, तो देखिए जी ये कंप्लीशन में नहीं हुआ, बल्कि ऊपर वाला जो पहले ए है वही बात इसकी दुरुस्त है। और नेक्स्ट डी रिएक्शन मिक्सचर हैज नेग्लिजिबल प्रोडक्ट, भाई नहीं ये प्रोडक्ट नहीं होते, जब भी केसी की लार्ज वैल्यू होगी तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। अगर आप केसी के फार्मूला को आप देखें तो ऊपर प्रोडक्ट होती हैं, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हों तो फिर हमें केसी की वैल्यू लार्ज मिलती है, तो आप बड़ी अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ ए को टिक कीजिएगा। The second one, when the magnitude of Kc is very small or it indicate the Kc की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो उस सूरत में हम क्या अखज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टेब्लिश, तो इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं एस्टेब्लिश होगा। तो देखिए ये बात कुछ करीन क्यास भी लगती है, और उसकी वजह यह है कि केसी की स्मॉल जब वैल्यू होती है तो इसका मतलब ये है कि वो एस्टेब्लिश उसमें क्या होना, वो तो रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, ऑल रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नो, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं हुए, तो रिएक्शंस विल गो टू कंप्लीशन, तो कंप्लीशन कैसे होगी जी, ये तो बात नहीं है कि कंप्लीशन तो तब होती है जब प्रोडक्ट बन जाए, तो ये तो बहुत सवाल है, तो इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ये बात दुरुस्त है कि वो तो नेग्लिजिबल है, वहाँ पे रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, और ये इसलिए डी को आप टेक करेंगे। यहाँ रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे कंपेरेबल एट इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कंपेरेबल कौन सी होगी, तो यहाँ पे कंपेरेबल जो होगी वेरी स्मॉल केसी, नो, तो ये भी नहीं होगी, और वेरी लार्ज केसी की वैल्यू हो तो फिर भी नहीं है। तो ये दरअसल किस एक्सटेंट तक होता है रिएक्शन, और रिएक्शन की हद जो है वो बताई जाती है, तो ये आपका जवाब सी वाला, तो मॉडरेट केसी वैल्यू जो है वो आपको कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपको देंगे, और यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है ये नहीं होगी। और यहाँ पे जो एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम है जो दोनों जानिब जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है,
तो रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, तो भाई डायनामिक में तो स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता है। नेक्स्ट उसने द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हुए जी, कांस्टेंट हो सकती हैं इनकी क्वांटिटीज, तो ये इक्वल नहीं होते। द स्पीड्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो यहाँ पे इस बात को कहना कि स्पीड, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर उसने स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है तो ये बात रेट की जाना भी ले जाती है। तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। रिएक्शन कैन, जो उसने डी में लिखा हुआ है, द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, ये तो बात बिल्कुल गलत है जी, रिवर्स तो होना है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डाला कि स्पीड की यहाँ रेट होना चाहिए था। अगर ये बात है डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो स्पीड आल्सो शोज द रेट, तो ये रेट को शो करती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इन एन, ये 10वां है जी, MCQs 10th नंबर है। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये भी सोचें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कह रहा है, रिवर्सिबल तो कह ही नहीं रहा, नेवर एस्टैब्लिश, तो पहले ही उसने मतलब ये बात कह दी है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और ये नेवर एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करते हैं जी, एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश, वो ऊपर वाले को पढ़ेंगे, साथ ये आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ए जो है वो बनता है जी एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इट्स नो, तो एस्टैब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नो, और ये एस्टैब्लिशेस रेडिली, तो रेडिली क्या हुआ जी, तो ये नेवर एस्टैब्लिशेस। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता, ये तो कंप्लीट होते हैं रिएक्शन। आगे ए रिवर्स रिएक्शन, रिएक्शन इज वन, अब हमने ये तफसील देनी है 11 क्वेश्चन में, तो रिवर्स रिएक्शन इज वन विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो फॉरवर्ड होता है। इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो भाई ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, और विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, अब स्लो डाउन जो है वो फॉरवर्ड ही होता है। तो याद रखें ये जो रिवर्स रिएक्शन है विच स्पीड अप ग्रेजुअली, तो ये है इसका डी आंसर होगा। आगे 12th, तो इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, और ये अमोनिया बना रहे हैं, और बैलेंस इक्वेशन उसने लिखी हुई है, और केसी की वैल्यू 2.86 ये पर मोल स्क्वायर, और ये जो है उसको डेसिमी, उसकी पावर जो है वो 6 लिखी हुई है, तो ये यूनिट भी लिखा है, और देखा ये यूनिट जो है डबल आ गया और रेसिप्रोकल में आया। What will be present in equilibrium mixture, तो क्या होगा जी, अब आप से ये बात पूछिए, यहाँ पर दिया क्या गया और किसके बारे में सोचना आपने, यहाँ पर 2.86 के बारे में सोचना है, तो केसी की वैल्यू जो है वो किस तरीके से दी गई है, तो उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछ रहा है उसने, तो मिक्सचर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसमें अमोनिया अकेली नहीं होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये भी अकेले नहीं होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन अकेली वो भी नहीं होगी, तो इसमें तमाम जो हैं रिएक्टेंट भी मौजूद होंगे और ये प्रोडक्ट भी मौजूद होगी। तो यहाँ पे
N2 भी होगी, H2 भी होगी और अमोनिया, ये तीनों जो बी लिखा हुआ है ये है जी दुरुस्त बात कि इक्विलिब्रियम की सूरत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन तमाम के जो ये मौजूद होते हैं अमाउंट इनकी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। फॉर ए रिएक्शन बिटवीन PCl3 and Cl2 to form the PCl5। देखिए ये रिएक्टेंट PCl3 और Cl2 को आप जब इनका रिएक्शन होता है तो Cl2 Cl3 के साथ मिलकर Cl5 वो PCl5 बना देता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसकी PCl3 की मोल कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसमें मोल कितने हैं, ये 1 मोल है। 1 मोल PCl3 और 1 मोल क्लोरीन ये मिलकर बनाते हैं 1 मोल PCl5 जो है वो बनाते हैं। तो जब आप इसको Kc में डालेंगे तो याद रखिए ये जो रिएक्टेंट है तो इनके नीचे जो है ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर रेसिप्रोकल में आपको हासिल होगी और उसको जब ऊपर लाएंगे तो यू विल गेट द मोल -1 और क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये यूनिट है सी यूनिट जो आएगा आप इसको बाकायदा ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस का यूनिट जो है वो जो पूछा गया है वो आपने बताना। ये सी है। लेक्चर को भी मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा हूं। देखिए जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कैसी में कैसे देखते हैं, जो अहमियत इसकी क्या है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड by inserting the concentration of reactant and product in equilibrium expression and we obtain the value called reaction coefficient। तो ये वेरी सिंपली यानी आपने QC की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, QC is useful because it predicts the direction of the reaction by comparing the value of QC और KC को हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर आप देखें यहाँ पे ये सिचुएशन 3 दी गई है, तीनों में QC अगर ये स्मॉलर आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जा रहा है। तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वेरी निग्लिजिबल होते हैं। तो सेकेंडली अगर QC की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये रिवर्स डायरेक्शन में जब जाएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्टेंट बहुत कम है। और यहाँ पे तीसरी पोजीशन में QC इक्वल टू KC के बराबर अगर ये आ जाती है तो इसका फिर हम ये पेशगोई ले लेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसकी एग्जांपल एक आपको देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जब ये हाइड्रोजन, तो इसकी KC की जो कीमत है वो 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो इसलिए QC रनिंग प्रोसेस उस वक्त हम विड्रॉवल ऑफ द सैंपल जो देखते हैं तो 0.8 QC की कीमत जो है वो आ रही है। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो QC is smaller than KC, it require more concentration of product। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो अभी बने हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा रहा है और यानी अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है और प्रोडक्ट जो है वो नहायत कलील और कम जो है वो मौजूद हैं।